हेलो बच्चों, मैं विवेक शर्मा एक बार फिर से लेकर आ गया आपके लिए एक धमाकेदार चैप्टर। जी हाँ, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको चैप्टर्स पे चैप्टर्स करवा देंगे, आपका पूरा रिवीजन। तो उसमें आज मैं लेकर आया आपके लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जिसके मार्क्स हर बच्चे के श्योर होने चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं बेटा, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर बुक है। यदि आप मैथ्स की बुक देखें तो सबसे ज्यादा इजी चैप्टर जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी होता है। तो यदि इसमें आप स्कोर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको 4 to 5 मार्क्स तो बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो बस चलते हैं, श्री गणेश करते हैं अपने इस चैप्टर का, लेके प्रभु का नाम, बोलिए जय श्री राम। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी की यदि हम बात करें बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। यदि हम हिंदी में समझना चाहें कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका मतलब है संभावना। संभावना, संभावना का मतलब पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को ही यहां पर फैंसी नाम क्या दे दिया गया, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है। जैसे आप बाहर देखिए, आज स्काई बिल्कुल साफ है। ठीक है, आज आकाश आसमान बिल्कुल नीला नीला सा दिख रहा है, बढ़िया, कोई बादल नहीं है। बारिश होने की संभावना क्या होगी, जीरो। क्या होगी, जीरो। बट आधा घंटे बाद आप गए और अचानक से सफेद सफेद बादल आए, तो छाया पड़ने की संभावना क्या होगी, 50%। यदि सूरज उसके नीचे आ गया तो इसका मतलब सिचुएशन बदल सकती है। तो यहां पर हमें समझना है कि प्रोबेबिलिटी हमें क्या समझाती है कि किसी भी इवेंट के जब हो रहा हो तो सर्टेन सिचुएशंस में, सर्टेन कंडीशंस में हमारा आंसर क्या क्या आ सकता है। जैसे आपने किसी भी स्पाई मूवीज देखी हो तो उसमें बोलता है कि यदि हम यहां पर दुबई में या कहीं और एक ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे विनिंग पॉसिबिलिटी सिर्फ 5% है, 2% है। ये क्या है, परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी में 0.5, 0.05% है, ये क्या है। ये सब सारी कैलकुलेशन करके बताई जाती है कि ये सारी कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं गई। तो वही सारी चीजें आज हमें देखनी है। प्रोबेबिलिटी में यदि हम सिंपल बात करें तो प्रोबेबिलिटी को PE से दिखाया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। ठीक है, दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब किसके आउटकम्स क्या, तो ये सब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल आउटकम्स क्या होंगे। एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E नॉट, इन दोनों का सम जो होता है हमेशा 1 होता है। ये दो बातें क्या है, ये दोनों फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा। ये दोनों फॉर्मूले यदि आपने याद कर लिए तो ये चैप्टर तो हो गया। बस इन दोनों फॉर्मूलेज की बिहाफ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, डोंट वरी। और इसमें ये सब क्या है ये भी अपन एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E का फॉर्मूला है टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब ये क्या है तो ध्यान से समझिए। जैसे आप एक कॉइन लेंगे, एक कॉइन को जब आप टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल। तो ये जो हेड आया या टेल आया, दोनों आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल आउटकम्स। जो भी उसमें जितनी भी चीजें आ सकती हैं दैट इज कॉल्ड टोटल आउटकम्स। और यदि हम बात करें कि जैसे आप कॉइन फ्लिप करते हैं तो आपने मांगा हेड, तो आपके कॉइन से टॉस जीतने की जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए क्या चांसेस हो जाएंगे, 1/2। क्योंकि यदि आपने हेड कॉल किया है तो आपके लिए इन दोनों में से फेवरेबल आउटकम्स कौन सा है जो आपको चाहिए, दैट इज हेड। तो इस हेड के अपॉन में क्या आ जाएगा, हेड प्लस टेल। तो आपका फेवरेबल आउटकम 1 हुआ जबकि टोटल आउटकम्स हुए 2। तो आपकी विनिंग पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी जो बोली है वो कितनी हो जाएगी, 1/2। समझ में आया क्या बोल रहा हूं कि किसी भी, अच्छा यहां पर हमेशा 1 आता है क्या, आगे केसेस देखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि यहां 1 आएगा कि 2 आएगा कि क्या आएगा। ठीक है, अच्छा एक दूसरी बात, यहां पर मैंने एक और चीज लिख दी। वैसे फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है बट मैं फिर भी अभी बता देता हूं बच्चों को। किसी भी इवेंट के होने और ना होने का सम हमेशा 1 होता है। या तो मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। तो मेरी विनिंग पॉसिबिलिटी यदि हाफ है तो लूजिंग पॉसिबिलिटी भी हाफ है। हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा, किसी भी इवेंट के होने और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ये क्यों बता रहा हूं ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E की
बात करें तो इट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1। मतलब जैसे आपने एक डाइस लिया, एक डाइस को आपने थ्रो किया, तो डाइस पर 7 आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी? नहीं होगी, क्योंकि डाइस पर होते ही 1 to 6 नंबर है। इसका मतलब यदि हम देखें तो डाइस पर 7 आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं आ सकता। दैट इज उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, इसका मतलब 0, और इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। और इस इम्पॉसिबल इवेंट के साथ साथ मान लीजिए आपने एक कैंडीज का बॉक्स लिया है जिसके अंदर सारी ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज हैं। अब आप उसमें से एक कैंडी जो है, जो ऑरेंज फ्लेवर की है, वो निकालना चाहते हैं, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी? तो सारी कैंडीज जो है वो ऑरेंज फ्लेवर की हैं। आप जो भी हाथ डाल के एक पिक करते हैं तो इट विल ऑलवेज बी इन ऑरेंज फ्लेवर। तो इसका मतलब वो हो जाएगा श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होती है, इट इज बिटवीन 0 to 1 इंक्लूडिंग 0 and 1, ठीक है, इसी के बीच में होता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में काउंट होती है और इसके पीछे परसेंटेज नहीं लगाया जाता। आप इसको फ्रैक्शन में भी शो कर सकते हैं, जैसे 4/7, 8/12, कुछ भी आप कर सकते हैं। यदि कट रहा है तो 2/3 हो जाएगी, जैसे ये। तो इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, और आप इस तरह से लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन डिफरेंट केसेस पढ़ लेते हैं, ज्यादा बकवास करने की जगह। कॉइन्स में यदि हम देखें तो देखिए, एक तो होता है हमारा सिंगल कॉइन, 1 कॉइन, जो हम यूज करते हैं। अब एक कॉइन को जब भी आप टॉस करते हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है? टोटल आउटकम्स की हम यहां बात करेंगे। टोटल आउटकम्स या तो वहां आ सकता है हेड, या आ सकता है वहां पर टेल। तो जब जब एक कॉइन को टॉस किया जाएगा तो टोटल आउटकम्स हमारे क्या होंगे? हेड या टेल, और इन्हीं में से एक आप कॉल करते हैं, हेड और टेल। जो भी आपका आ जाएगा उस हिसाब से आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं। पर यही केस यदि हम 2 कॉइन्स पे ले जाएं तो क्या आ सकता है? टोटल आउटकम्स क्या होंगे बच्चों? कोई बताएगा? पढ़ाई होगा आपने। देखिए, एक कॉइन पर हेड है और उसी कॉइन पर हो सकता है टेल हो। अब इसी हेड के साथ हो सकता है ये आ जाए। अब इस पर आउटकम्स कैसे सेट करते हैं? देखिए, ये पहले कॉइन के 2 केसेस है, हेड या टेल, हेड या टेल। अब जो दूसरा कॉइन आप फ्लिप करेंगे उस पे क्या आ सकता है? माना दूसरे कॉइन पर भी हेड आ गया, तो या तो हेड हेड का कॉम्बिनेशन बनेगा, या दूसरे कॉइन पर हेड आने पर एक हेड टेल का कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर दूसरे कॉइन पर टेल आ गया तो टेल हेड का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, या फिर टेल टेल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इसका मतलब यदि हम 2 कॉइन्स को एक साथ फ्लिप करते हैं तो ये 4 पॉसिबल केसेस है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये वाला केस और ये वाला केस तो सेम है। नहीं है बच्चों, यदि आपने जो 2 कॉइन लिए उसमें एक 1 रुपीज का कॉइन है और एक 2 रुपीज का कॉइन है, तो देखिए इस वाले केस में 1 रुपए पर हेड आया है, 2 रुपए के कॉइन पर टेल आया है, इट्स अ डिफरेंट केस। और दूसरा यदि हम देखें, इस वाले केस में 1 रुपए के कॉइन पर टेल आया है, 2 रुपए के कॉइन पर हेड आया है। तो दीज आर 2 डिफरेंट केसेस। क्लियर? ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसी के बाद हम बात करते हैं थर्ड कॉइन की, मतलब 3 कॉइन्स की, थर्ड केस की या 3 कॉइन्स की। जब 3 कॉइन्स की बात होती है तो देखिए 3 कॉइन्स में क्या होगा? 2 कॉइन्स पर जो कॉम्बिनेशन पहले बन चुके हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब इसी कॉम्बिनेशन को एक बार फिर से लिखिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब क्या होगा? तो थर्ड कॉइन आपने फ्लिप किया ना, उसमें हो सकता है क्या आ जाए? इन चारों केसेस के साथ हेड अटैच हो जाए, या इन चारों केसेस के साथ टेल अटैच हो जाए। तो यहां पर क्या बन जाएंगे? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। तो ये 4 अलग केसेस हो गए, और हो सकता है इनके आगे टेल आ जाए। तो अब आप देखिए कि 2 कॉइन्स के केस में हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन थे, 3 कॉइन्स के केस में हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन है, और इनमें से कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है। लिखने का भी यही तरीका है बच्चों। यदि आपने ऐसे नहीं लिखा तो आप यदि 3 कॉइन्स का केस बनाने बैठे तो आप पक्की बात है इनमें से कोई ना कोई एक केस मिस कर जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये टोटल आउटकम्स बना रहा हूं मैं, जितनी बार मैंने बनाया, यहाँ 8 आउटकम्स हैं, यहाँ 2 आउटकम्स हैं, यहाँ 4 आउटकम्स हैं। इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी हम जैसे क्वेश्चन देखेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए
अब दूसरी बात हम करते हैं डाइस की। यहां पर दो तरह के डाइस हो सकते हैं, या तो 1 डाइस होगा जो कि बहुत सिंपल सी बात है, और या फिर 2 डाइस होंगे। अब 2 डाइस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो तो बाद में सीख ही लेंगे, पहले टोटल आउटकम सीख लेते हैं। तो एक डाइस पर 2 आउटकम्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? क्यों? क्योंकि एक डाइस पर यही नंबर होता है 1 2 3 4 5 6। तो इन्हीं को आउटकम्स की तरह मान लिया कि टोटल आउटकम्स ये हो गए। 2 कॉइन के केस में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस, इन दोनों डाइसेस पर क्या क्या नंबर है? 1 2 3 4 5 और 6। सेकंड डाइस पर भी कौन कौन से नंबर? 1 2 3 4 5 और 6। अब कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 36। कैसे? बच्चों को 12 लिखते हैं, 12 नहीं है 36 है, 12 नहीं है 36 है। कैसे? इस 1 के साथ हो सकता है इधर के 6 कॉम्बिनेशन में कुछ भी आ जाए, तो क्या बनेगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है पहले डाइस का 2 लिया जाए और उसके साथ ये 6 कॉम्बिनेशन बना दी जाए, तो ये बनेगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। ऐसे ही चलते चलते 3, 1 की लाइन बन जाएगी, 4, 1 की लाइन बन जाएगी, 5, 1 की लाइन बन जाएगी और 6, 1 की लाइन बन जाएगी। ऐसे तो एक लाइन में 6 कॉम्बिनेशन, 6 6 6 6 6 6, कितने हो गए? 36। तो हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन होते हैं बच्चों? 36 कॉम्बिनेशन होते हैं। एक लास्ट सवाल मेरा, ये टोटल आउटकम्स हो गए हैं। एक लास्ट सवाल मेरा, यदि 3 डाइस की बात कर दी जाए तो कितने आउटकम्स होंगे? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर? एक बार मेंशन कीजिए कि आप यदि वीडियो देख रहे हैं, समझना चाहते हैं, तो बताइएगा 3 डाइस में कितने कॉम्बिनेशन होंगे। क्लियर? और वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर करा बहुत ही अच्छा, जिन्होंने नहीं करा वो देख लीजिए। एक डाइस पर 6 केस, दूसरे डाइस पर 6 केस, तीसरे डाइस पर 6 केस, टोटल हो जाते हैं 216। तो नेवर ट्राई टू राइट इट। 216 केसेस कैसे बनेंगे वो भी बता देता हूं। इन 6 into 6, 6/6 के 36 केसेस के आगे पहले 1 लगाइए, फिर 2 लगाइए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो 36 into 6 216 केसेस हो जाते हैं हमारे, 216 केसेस हो जाते हैं। क्लियर? ठीक है। कार्ड्स में क्या होता है बच्चों, यदि आप देखें तो 52 का पूरा एक पैक होता है, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जिसको अपन डेक भी बोलते हैं। 52 कार्ड्स को आप टुगेदर चाहें तो डेक भी बोल सकते हैं, DEC के डेक। ठीक है, इस डेक में 52 कार्ड्स में 2 कलर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा रेड और एक होता है हमारा ब्लैक। ठीक है, अब इस रेड कलर के, क्योंकि 52 कार्ड्स हैं, तो रेड कलर के 26 कार्ड्स हो जाएंगे और ब्लैक कलर के भी 26 कार्ड्स हो जाएंगे। क्लियर? बात समझ में आई आपको? इसके बाद इस 26 के भी आगे 2 पार्ट्स बनते हैं, ध्यान से समझिए। रेड के 2 शेप्स होती हैं, एक तो हार्ट और एक होता है हमारा डायमंड। एक होता है हमारा हार्ट और एक होता है डायमंड। डायमंड की जो शेप होती है इसको ईट बोलते हैं हम हिंदी भाषा में, इस तरह से होता है, काजू कतली भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के 13 कार्ड्स हो जाते हैं, हार्ट के 13 और डायमंड के भी 13। इसी तरीके से यदि हम ब्लैक देखें तो ब्लैक के भी 13 करके 2 कार्ड्स होते हैं, जिनके नाम क्या होते हैं? एक होता है हमारा स्पेड और एक होता है हमारा क्लब। ठीक है, स्पेड जो होता है वो हमारी लीफ की तरह दिखता है और एक जो होता है हमारा क्लब, जिसको हम हिंदी भाषा में चिड़ी भी बोलते हैं, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये आपकी शेप्स होती हैं। इसको स्पेड बोला जाता है, इसको क्लब बोला जाता है, इसको डायमंड बोला जाता है, इसको हार्ट बोला जाता है। सबके 13 पत्ते होते हैं। अब ये 13 कार्ड्स होते हैं सबके, वो कौन कौन से होते हैं? 2, यहां पर 1 नहीं होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसके बाद 11 नहीं आके क्या आता है? जैक, क्वीन एंड किंग, और फिर एक लास्ट आता है एस। कुछ गेम्स में एस को सबसे छोटा माना जाता है और कुछ गेम में सबसे बड़ा। ठीक है, J4 यदि मैं आपको बताऊं,
तो जे यहां पर स्टैंड करता है फॉर जैक, नॉट जैक स्पैरो, ओनली जैक। क्यू से क्वीन, के से किंग, और लास्ट ए से एस, ये हमारे होते हैं। इनमें से इन तीन के कार्ड्स यदि आप देखें तो ये फेस कार्ड्स कहलाते हैं बच्चों, ये फेस कार्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि इन पर एक शेप बनी होती है, एक फेस बना होता है, इसलिए इनको फेस कार्ड्स बोला जाता है इन तीन को। पूरे कार्ड में हर इसमें हार्ट में भी ऐसे तीन होंगे, जैक क्वीन किंग एस, ऐसे डायमंड में भी जैक क्वीन किंग एस, ऐसे स्पेड में, ऐसे क्लब में। तो इसलिए यदि पूरे इसमें फेस कार्ड देखे जाएं तो इंटू 4 कर दीजिए, मतलब 12, टोटल 12 फेस कार्ड्स आपके पास यहां पर होते हैं। कितने फेस कार्ड्स होते हैं? 12। इसके अलावा एस को फेस कार्ड में काउंट नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखिएगा, एस को फेस कार्ड में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जितनी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी इन तीनों चीजों में देख लीजिए। यहां पर हमने कॉइन्स की बात कर ली, फिर हमने डाइस की बात कर ली, फिर हमने कार्ड्स की बात कर ली। इतना सीखने के बाद अब आप तैयार हो गए हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द सैंपल स्पेस व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। अ कॉइन मतलब एक कॉइन की बात की जा रही है, तो सैंपल स्पेस बनेगा हेड और टेल। कोई डाउट? इसको ही सैंपल स्पेस कहते हैं, जो इसकी हम बात करें यही सैंपल स्पेस कहलाता है। तो दैट इज हेड और टेल। ठीक है, दो केसेस है। अच्छा, ये वाला एक क्वेश्चन आ गया, ये रैंडम क्वेश्चन है जो आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को करवा देता है। जैसे अ बैग कंटेन 5 व्हाइट बॉल्स, तो 5 W बॉल्स है, 4 R बॉल्स है, रेड बॉल्स है, और 3 ग्रीन बॉल्स है। सबसे पहले यदि आपको ऐसा केस दिया जाए तो टोटल बॉल्स पता कर लीजिए, 5, 4 और 3 कितना हो गया? 9 और 3 12। तो टोटल 12 बॉल्स हमारे पास प्रेजेंट है। उसमें से अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, तो निकाली हमेशा एक ही बॉल जाएगी। ठीक है, आई नहीं ना, वहां आ जाएगी, क्योंकि बैग में बॉल्स हैं, हमारे पास बैग है ही नहीं। ठीक है, तो बैग नहीं है इसलिए हमारे पास बॉल नहीं है। यहां पर होगा क्योंकि उसने बैग में ही रख रखी है। तो अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज। अब फर्स्ट केस की बात करते हैं, अ रेड बॉल। यदि रेड बॉल चूज करना है तो इसको लिखने का तरीका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, या तो पूरा लिखिए, टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो है यहां पर, रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास? 4, तो 4 रेड बॉल्स हमारे पास निकाली जा सकती है। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास यहां पर? तो यहां पर टोटल आउटकम्स है हमारे पास 12। तो यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की बात की जाए, R.B की बात की जाए, तो पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप लिखें। बेटा हर क्वेश्चन में भले एक में 3 बार लिखा हो, जब आप पहला क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा उसमें फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ताकि ये मार्क्स श्योर करता है। इसके बाद देखो, बच्चा कहता है सर रेड बॉल है, एक ही तो निकालनी है, तो 1/12 हो जाएगी। 1/12 नहीं होगी, क्योंकि बॉक्स में से जब आप एक बॉल निकाल रहे होंगे तो उस बॉल के रेड होने के लिए क्या चांसेस हैं कि आपके पास 12 बॉल्स हैं, उनमें से 4 में से कोई सी भी बॉल निकल जाए, वो रेड बॉल हो सकती है। तो वो 4 बॉल्स आपकी फेवरेबल हो जाएंगी, क्योंकि उसने नंबर नहीं दिया है बॉल को स्पेसिफिकली, सिर्फ रेड बॉल बोली है। तो एक्चुअली यहां पर 1/12 नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा बच्चों? फॉर्मूला लिखने के बाद 4/12, मतलब 1/3 चांस है कि हमारी रेड बॉल ही निकलेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। क्लियर? बात समझ में आई? कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? चलिए अगला बोला है अ ग्रीन बॉल। अब मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन बॉल मतलब 3/, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फॉर्मूला आप चाहे ना, आप चाहें तो फॉर्मूला ना भी लिखें। तो 3/12 अ बॉल। अच्छा, थर्ड है अ कलर्ड बॉल। देखो ये वाला बहुत अच्छा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर्ड बॉल, सी बॉल। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा 3/12, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 1/4। कलर्ड बॉल का मतलब सारी तो कलर्ड बॉल्स हैं। ठीक है, सारी कलर्ड बॉल्स ही है, व्हाइट कलर बॉल, रेड कलर बॉल, ग्रीन कलर बॉल। ठीक है, यदि आप व्हाइट को कलर नहीं मानते तो रेड बॉल और ग्रीन बॉल हो जाएगी, और यदि आप व्हाइट को कलर मानते हैं तो टोटल कितनी हो जाएंगी बच्चों आपकी? 12। तो 12/12 होगी, तो ये तो आप बॉल निकाल रहे हैं, दैट इज अ श्योर इवेंट। ठीक है, और कलर्ड बॉल की बात की जाए, रेड बॉल और ग्रीन बॉल यदि हम कलर माने तो इस हिसाब से, वैसे व्हाइट कहीं कलर आता नहीं है,
तो यहां पर जो बोलना चाहता है कलर्ड बॉल की, तो कलर्ड बॉल कौन सी है, रेड बॉल और ग्रीन बॉल कलर्ड बॉल में काउंट होगी। तो इस हिसाब से यहां कितनी हो जाएगी कलर्ड बॉल की प्रोबेबिलिटी 7/12। क्लियर। तो कलर्ड बॉल में आप क्या लेंगे, रेड कलर बॉल और ग्रीन कलर बॉल। ध्यान रखिएगा बेटा व्हाइट इज नॉट अ कलर, है ना, व्हाइट कॉम्बिनेशन होता है 7 कलर्स का, रेनबो वाली बात। तो इसलिए यहां पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/12। और लास्ट अ बॉल विच इज नॉट ग्रीन। अब यहां पर यदि मैं चाहूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालूंगा पहले, दैट इज 3/12। और क्योंकि इसने बोला है कि उसको ग्रीन बॉल नहीं चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल नॉट ग्रीन, इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ जी नॉट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगी 1 - 3/12। अक्सर बच्चों को जब कंफ्यूजन हो जाती है तो इसीलिए फॉर्मूला लिखवाया गया था। यहां पर आप कर दीजिए 9/12 आ जाएगा, दैट मींस 3/4। तो मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट, अब आपको समझ में आएगा कि वो क्यों लिखवाया गया था। दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, होना और ना होने का। तो यदि आपको ना चाहिए तो पहले हाँ निकाल लीजिए, जो भी श्योर इवेंट है वो निकाल लीजिए, जो भी इवेंट है उसको निकाल लीजिए और उसका 1 माइनस कर दीजिए, तो आपका उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकलकर आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 dice are thrown simultaneously, list the sample space। बता चुका हूं 36 सैंपल स्पेस है, आप बनाइएगा खुद से एक बार। ठीक है, देखें कितनों को याद रह गया। एक और क्वेश्चन है, डाइस इज थ्रोन। अब इस बार एक डाइस फेंका गया है, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा। एक डाइस पर टोटल आउटकम्स कौन कौन से बच्चों, चलो फटाफट से बताओ। 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 आउटकम्स है। इनमें से उसने बोला प्राइम नंबर। चलो तो फर्स्ट केस के लिए टोटल फेवरेबल आउटकम्स देख लेते हैं, प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स की देखते हैं, तो वो तो बाद में लिखेंगे, पर पहले अपन टोटल आउटकम्स देख लेते हैं। तो टोटल आउटकम्स यदि हम बात करें तो प्राइम नंबर में 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर। तो टोटल प्राइम नंबर जो हमारे पास है वो 3 है। ठीक है, तो यहां पर आप फॉर्मूला लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, दैट इज फॉर्मूला लिखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखिएगा। अब उसके बाद टोटल फेवरेबल आउटकम्स 3 और टोटल आउटकम्स 6, 1/। क्लियर। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। इसी तरह अ प्राइम नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच में, लेइंग बिटवीन। बेटा बिटवीन जब वर्ड आता है ना, तो इसका मतलब आप इन दोनों नंबर्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो 2 नहीं लेंगे और 6 नहीं लेंगे, तो इनके बीच में कौन से प्राइम नंबर आ गए, 3 and 5। ठीक है, 3 and 5 आने के केस में हमारा सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पूरा केस लिख दीजिएगा, प्राइम नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6 इज, फॉर्मूला तो लिखना नहीं है, तो यहां पर टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल फेवरेबल आउटकम्स। मेरी माने तो हर क्वेश्चन में भले इसके सब पार्ट दे रखे हो, हमेशा टोटल फेवरेबल आउटकम जरूर लिखिए, दैट 3 and 5। तो इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की जो बनेगी वो बनेगी 2/6, मतलब 1/3। क्लियर। ये ध्यान रखिए बच्चों, हर क्वेश्चन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, क्योंकि टोटल आउटकम्स तो फिक्स हो गए, कुछ क्वेश्चंस में नहीं भी होंगे, वो कैसे होगा वो भी बताता हूं, पर अभी क्वेश्चन फिक्स हो गए, आउटकम्स फिक्स हो गए, तो आप उसी हिसाब से करेंगे। क्लियर। चलिए लास्ट एन ऑड नंबर, ये तो आपको पता है ऑड नंबर क्या है, 1 3 और 5, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 1/2। क्लियर। चलिए डाइस इज थ्रोन वंस, ये सारे अब आप कर लीजिएगा। इवन नंबर, प्राइम नंबर, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 का मतलब 4 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 5 और 6 रह जाएगा। क्लियर, ये आपके लिए सवाल है, ये कुछ अच्छा सवाल है। ठीक है, रिप्लेस वाला वर्ड जो है ना, जो मैं कह रहा था बदल सकते हैं आउटकम्स, देखो आ गया। कैसे करते हैं देखो, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। 20 बल्ब के एक डब्बे में 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। The one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? कितने डिफेक्टिव है, 4 डिफेक्टिव है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, 20। डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब्स, एक सेकेंड, डिफेक्टिव बल्ब्स,
डिफेक्टिव बल्ब्स। तो कितना हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, दैट विल बी 4/20 मतलब 1/5। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब इज 1/5। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये वाला है, सेकंड वाला। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट सिचुएशन इज नॉट डिफेक्टिव। पहली बार में जो आपने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, क्लियर, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको वापस रखा भी नहीं। अब ना रखने से क्या होता है, यदि आपने एक बॉल या बल्ब निकाला, उसको साइड में रख दिया, एक्चुअली अब जो आपका बॉक्स है उसके अंदर टोटल आउटकम्स एक कम हो गया है। क्या निकला वो भी उसने बता दिया कि जो पहली बार में आपने निकाला था वो नॉट डिफेक्टिव था, मतलब अच्छे बल्ब में से एक बल्ब बाहर निकाला जा चुका है। अब इज नॉट रिप्लेस्ड, नाउ द वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब दूसरी बार में उसने नॉट डिफेक्टिव ही पूछ लिया है। तो ये केस कैसे होगा, केस 2 के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी, समझना भी पड़ेगा। टोटल आउटकम्स जो हैं that will be 20 minus 1 in second case because एक बल्ब आपने निकाल लिया है, तो टोटल बल्ब 19 हो गए हैं। ठीक है, दूसरी बात, टोटल फेवरेबल आउटकम्स पहले 16 थे, क्योंकि आपके पास टोटल 20 बल्ब थे जिनमें से 4 डिफेक्टिव थे, इसका मतलब पहले आपके पास सही बल्ब कितने थे, 16 थे। अब टोटल फेवरेबल आउटकम 16 माइनस 1 हो गया है, क्योंकि आपने एक जो बल्ब रिप्लेस करा, नॉट रिप्लेस करा, वो था एक प्योर अच्छा बल्ब, मतलब अच्छा बल्ब था, डिफेक्टिव नहीं था। तो उस केस में आपका जो टोटल आउटकम्स हैं वो एक कम हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स में, क्योंकि आपको 15 सही बल्ब अब अंदर है आपके बॉक्स में, टोटल आउटकम्स आपके 19 हो गए। तो अब आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, है ना, नॉट डिफेक्टिव बल्ब। यदि आप नॉट डिफेक्टिव बल्ब की बात करें तो अब आपके पास 15 ऐसे बल्ब है जो नॉट डिफेक्टिव है, और आपके पास टोटल आउटकम है जो वो है 19। ठीक है, 4 डिफेक्टिव पीसेस अभी भी अंदर पड़े हुए हैं। तो आपका फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे या प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15/19। टोटल नॉट डिफेक्टिव बल्ब जो है वो आपके पास 15 है। क्लियर? ये बात समझने की, जो बात मैं आपसे कह रहा था कि कई बार रिप्लेस नहीं होता है तो हमारा आउटकम बदल जाता है, टोटल आउटकम, वो कैसे बदलता है वो यहां समझा दिया गया कि आउटकम बदल सकता है यदि आपने कभी चीज निकाली और डेक में वापस, जैसे कार्ड के डेक में नहीं डाली, ठीक है, कॉइन्स में आपने एक कॉइन हटा दिया, ऐसा कुछ भी कर दिया तो आउटकम्स बदल सकते हैं। क्लियर? चलिए, फिर वापस से कार्ड आ गया डायमंड। डायमंड कितना होगा, डायमंड 13, एस कितने होते हैं 4, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं बताया था आपको, याद करवाइए 26, नॉट अ हार्ट, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट इज 13/20 52, और फिर इसको 1 में से माइनस कर दीजिएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपके कार्ड के क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आ गया बॉक्स वाला। अब 5 रेड बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स, 7 व्हाइट बॉल्स है। ये वाला सवाल मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, व्हाइट नाइदर रेड। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है ये वाला, ये मुझे आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो व्हाइट वाला आप निकालेंगे। अब हम नीचे वाले की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिलेक्टिव क्वेश्चंस को एक ही बार करवाया जाएगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको मैं बार बार करवा सकता हूं। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूं ये समझा देता हूं, इन वर्ड्स के कारण। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी के केस में वर्ड सबसे ज्यादा खेल खेल रहे हैं। यदि वर्ड्स आपने सही से पिक कर लिया तो आपका आंसर सही बनेगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। यहां क्या बोल रहा है, आपको रेड बॉल भी नहीं चाहिए, व्हाइट बॉल भी नहीं चाहिए, तो आपके पास बचती कौन सी है, रेड नहीं चाहिए, व्हाइट नहीं चाहिए, तो चाहिए तो ग्रीन बॉल्स। ठीक है, पर हम इसको कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल्स प्लस कौन सी, रेड बॉल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल्स और रेड बॉल्स, और है नाइदर नॉर के केस में पहले हम आइदर और कर लेते हैं, तो या तो 5 रेड बॉल्स निकल जाएं या 7 व्हाइट बॉल्स निकल जाएं। आउट ऑफ कितनी, 7 5 12 और 4 16, तो 12/16, 12/16 इज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल या रेड बॉल। पर उसने कहा है नहीं, आपको चाहिए ना तो ये निकले ना ये निकले, इसका मतलब निकले तो सिर्फ ग्रीन, पर हम ग्रीन नहीं बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन उसने अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो व्हाइट और रेड दोनों नहीं चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको 1 - 3/4 कर देंगे। ये मैंने क्यों बताया,
सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि व्हाइट और रेड बॉल हमें नहीं चाहिए, इसका मतलब होता है कि व्हाइट और रेड नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा दया सर उनकी तरह बात कर रहा हूं, एसीबी की तरह, समझे दया नहीं। चलो अब मेरी बात सुनो, इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, नाइदर नॉर का मतलब है रेड नहीं चाहिए व्हाइट नहीं चाहिए, ना चाहने का मतलब है पहले वही निकाल लो, उसको हटा दोगे तो बाकी की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। बात समझ गई? चलो, ऑल द 3 फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक और पैक ऑफ अ 52 कार्ड्स। इसमें से स्पेड के 3 फेस कार्ड हटा दिए गए, तो एक्चुअली 52 में से अब सिर्फ आपके पास 49 कार्ड्स बचे हैं। इनमें भी जो 3 खत्म हुए हैं वो फेस कार्ड्स हैं। किसके? फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड। अब ये क्यों समझाया जा रहा है? ताकि आपके नीचे के आंसर गलत ना बने। ब्लैक फेस कार्ड्स, वैसे ब्लैक फेस कार्ड्स जो होते हैं वो 6 होते, 6 होते क्योंकि 3 आपके स्पेड के होते, 3 क्लब के होते, बट उसने स्पेड के तीनों फेस कार्ड निकाल दिए। तो अब ब्लैक फेस कार्ड्स आपके पास 3 बचे हैं और इनको निकालने के लिए आपके पास टोटल कार्ड्स भी 49 ही बचे हैं। क्लियर? ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा अब क्वीन। अब क्वीन भी कम हो गई। 52 कार्ड्स में 4 क्वीन होती हैं, किसी भी कलर की, किसी भी शेप की। यदि हम बात करें तो कोई भी नंबर वहां पर 4 बार प्रेजेंट होता है, कोई भी कलर 2 बार प्रेजेंट होता है, और कोई भी जो सूट कहते हैं हम इनको 4 चीजों को, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट को, तो इन सूट के 13 कार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, तो हर नंबर जैसे 7 है वो 4 बार प्रेजेंट होता है। अब क्वीन, तो क्वीन भी 4 बार प्रेजेंट होती बट है नहीं। क्यों? क्योंकि उसने तीनों फेस कार्ड निकाल दिए और क्वीन पे फेस बना होता है। तो एक्चुअली ब्लैक का एक फेस कार्ड जा चुका है, तो क्वीन भी एक जा चुकी है। मतलब हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स जो है वो है कितने? 3। इसी तरह से अब ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड वैसे तो 26 होने चाहिए थे, बट क्योंकि 3 फेस कार्ड जो स्पेड के निकाले गए दैट वाज ब्लैक, तो एक्चुअली अब हमारे पास 26 नहीं 23 फेवरेबल आउटकम्स रह गए हैं। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, निकाल लेंगे इन सबके आंसर। देखो मैं जिस तरह से करवा रहा हूं, अब मेरा काम है आपको ये समझा देना कि कौन सी चीज कैसे हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अडाइस इज थ्रोन, मैं नहीं करवा रहा। अच्छा, इसमें भी एक चीज देख लीजिए, 2 और 3। अरे वाह, हर बार मैं जब जब बोल रहा हूं मैं नहीं करवाऊंगा, कुछ ना कुछ अच्छा करवाने के लिए आ जाता है। मल्टीपल ऑफ 2 और 3, 2 या 3 के मल्टीपल्स आपको चूज करने हैं। तो 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं एक डाइस में? 2, 4, 6। 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 3, 6। अब और बोला है तो दोनों को क्लब कर दीजिए, तो कितने हो गए? 5। पर एक प्रॉब्लम हो गई, पीछे से चिल्लाता हुआ 1 और 4 आया, 1 और 3 कौन आया? 1 और 5 आया। 1 और 5 आगे चिल्ला रहा है, अरे हम भी तो हैं, हम भी तो हैं। तो हमने कहा चलो एक बार तुम्हें जोड़ देते हैं, तो टोटल 7 वो हो गए, जबकि डाइस पर टोटली कॉम्बिनेशन कितने थे? 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो प्रॉब्लम हो गई है वो आपके साथ ये हो गई है कि आपने 5 को, जो इन 5 नंबर्स को चूज किया, इसमें 6 2 बार इंक्लूड हो गया है, जबकि आपको एक ही बार करना है। तो और के केस में कंबाइंडली आपके पास 2, 3, 4 और 6 आप निकाल सकते हैं। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स इस केस में आपके 4 होंगे, जबकि टोटल आउटकम्स आपके 6 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। अच्छा, इसी के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल भी रहा हूं बच्चों, ताकि आपको समझ में भी आए मैं क्या कह रहा हूं। एक क्वेश्चन ले लीजिए और इसको यहां और की जगह एंड करके लिख दीजिए, मल्टीपल ऑफ 2 and 3। अब ऐसे केस में 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 2, 4, 6। 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3 और 6। क्योंकि उसने आपको एंड बोला है तो आपको वो कॉम्बिनेशन लेना है जो कि कॉमन हो, तो इसमें सिर्फ एक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, यदि एंड का केस लेंगे तो 1/6, और का केस लोगे तो कितने आ जाएंगे बच्चों? 4/6। ध्यान से समझ लीजिएगा, दोनों आंसर कैसे हैं? एंड के लिए ये वाला आंसर आएगा और के केस में 4/6 आएगा। यदि आपने ये बात समझ ली तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, और एंड वाली बात। अच्छा, ग्रेटर देन 3 का मतलब 3 नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 3 का मतलब 3 नहीं चाहिए, 4, 5, 6 चाहिए। क्लियर? ये बात भी समझ लीजिएगा। 2 अनबायस्ड कॉइन्स, अनबायस्ड कॉइन्स क्यों बोला जा रहा है? नहीं तो पता लगे आप एक ऐसा कॉइन लेकर आ जाए जिसमें दोनों ही हेड हेड हो। ठीक है, यहां पर ये जो अनबायस्ड बोला गया है ये क्यों है बेटा? पता लगे आपके पास शोले वाला कॉइन हो, हर बार एक ही चीज आती हो, हेड ही हेड, तो ऐसा नहीं है। आपके पास जो टॉस करने के लिए कॉइन्स है वो अनबायस्ड है, मतलब
वो बायस नहीं है, उसमें हेड और टेल दोनों बने हुए हैं। तो ऐसे केस में आपके पास जो चार कॉम्बिनेशन है वो है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और ऐसे में आपको दो हेड के केसेस बताने हैं। दो हेड कौन सा है? ये, ठीक है, एटलीस्ट वन हेड। तो यार मैं हर बार सोच रहा हूँ क्वेश्चन छोड़ जाऊं, और हर बार कोई ना कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो मुझे याद आ रहा है कि यार आपको समझा देना चाहिए था। कितनी अच्छी बात है ना। ये जो भी कंटेंट बना रहा है वो चाहता है कि आपके पास एक एक नॉलेज पूरे तरीके से पहुंच जाए। तो फिर अपन भी क्यों देरी करते हैं, अपन भी समझा देते हैं। एटलीस्ट वन हेड का क्या मतलब है? जब जब ये वर्ड आएगा ना एटलीस्ट, एटलीस्ट, उसके आगे जो भी चीज लिखिए उससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एटलीस्ट वन हेड मतलब एक हेड चलेगा और साथ ही साथ दो हेड भी चल जाएगा। एक हेड तो चलेगा ही चलेगा, एटलीस्ट वन हेड का मतलब हुआ एक हेड तो चलेगा ही चलेगा, और उससे ज्यादा यदि पॉसिबल है तो वो भी ले आओ। तो एक हेड, दो हेड, क्योंकि दो कॉइन्स को वाइस टॉस किया गया, यदि तीन होते तो वन हेड, टू हेड और थ्री हेड, सारे केसेस ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर यदि हम वन हेड और टू हेड के देखें तो वन हेड के दो केसेस हैं और टू हेड का एक केस है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास तीन है जो फेवरेबल है हमारे, और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? चार। टोटल फेवरेबल आउटकम्स इस केस में हमारे पास तीन है और टोटल आउटकम्स हमारे पास चार है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4, ठीक है। अच्छा, एटमोस्ट वन हेड, हिंदी में एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो इससे ज्यादा ले सकते हैं। एटमोस्ट का इंग्लिश हिंदी में मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए। इसका मतलब हमारे पास वन हेड का केस है, और ज्यादा से ज्यादा वन हेड, तो इससे कम क्या हो सकता है? जीरो हेड। तो ये दोनों केसेस हम ले सकते हैं। जीरो हेड कौन कौन सा केस आता है इसमें? टेल वाला, तो एक केस ऐसा, और एक हेड वाला कितने? दो केसेस। टोटल कितने आउटकम्स हो गए फेवरेबल हमारे? 3। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, एटलीस्ट और एक एटमोस्ट की। यहां से बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि एटलीस्ट और एटमोस्ट वाली जो बात बोली जा रही है ना, वो क्यों बोली जा रही है, ताकि आपको एक बात तो क्लियर हो जाए कि वो प्रोबेबिलिटी यहां नहीं लगती। वो वाला कौन सा केस? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट। ये वाला जो केस है ना, ये वाला फॉर्मूला यहां मत लगा देना, नहीं तो फेल हो जाओगे। क्लियर? यहां नहीं लगेगा। जब जब ये एटलीस्ट एटमोस्ट वाले वर्ड आ जाए तो फिर आप उस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर? ये बात समझ में आई? दूसरी बात, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो एक हेड, उससे ज्यादा हेड चलेंगे तो एक हेड वाले दो और एक दो हेड वाला एक, तो तीन केस हो गए। ऐसे ही एटमोस्ट वन हेड का मतलब हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा एक हेड या उससे कम भी चलेंगे, तो जीरो हेड या फिर वन हेड। क्लियर? चलिए, a box contain 20 balls bearing 1 to 20 number. A ball is drawn at random from a box. What is the probability that the number on the ball is an odd number? 10 केसेस आएंगे, डिविजिबल बाय 2 और 3। 2 और 3 से 10 केस, 2 के आगे 6 केसेस, इसके अगर कुछ कंबाइंड केसेस है वो हटा दीजिएगा। प्राइम नंबर ढूंढ लीजिए, 1 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 कभी प्राइम नंबर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे 1 को काउंट कर देते हैं। 1 इज अ यूनिक नंबर, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये ना प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके मिनिमम 2 फैक्टर हो, एक इटसेल्फ और एक 1। यहां पर 1 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर हो गया है, दैट इज 1। इसलिए इसको प्राइम नंबर में नहीं रखा जाता। बच्चा इसमें गलती कर देता है, इसलिए प्राइम नंबर अक्सर टाइम गलत पकड़ लेता है। प्राइम नंबर्स 1 से कभी स्टार्ट नहीं होते, प्राइम नंबर स्टार्ट ही 2 से होते हैं, जो कि ओनली इवन नंबर होता है। इसके बाद सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। एक बार मैं आपको ये भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, अभी तो ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप निकाल लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। देखो, जितना मैं कर सकता था मैंने करा, जितना हमारी टीम कर सकती थी आपके लिए करा। एक एक छाट छाट के क्वेश्चन लेकर आए, आपको एक एक बात समझा दी, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप हमें कैसे लाइक कर रहे हैं, कैसे शेयर कर रहे हैं। ध्यान रखिए बच्चों, इन वीडियो से सिर्फ आपका नहीं, आपके हर उस दोस्त का भला होना चाहिए जो कि अभी तक अपने आप को थोड़ा सा वीक मान रहा है। मैं सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं कह रहा हूं, हर टीचर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर टीचर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। तो ध्यान रखिए कि आप इन टीचर्स के कंटेंट की भी थोड़ी सी रेस्पेक्ट करें, और यदि आप इनसे पढ़ रहे हैं तो प्लीज बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि अब जो पेपर आपके स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हमारे वीडियोस देखिए, इनको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कई और धमाकेदार कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए रेजोनेंस इंदौर के साथ। जय हिंद, जय भारत।